गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर। और गुड मॉर्निंग भैया। हेलो विनीत, आज जुड़ गए हैं कि नहीं विनीत? विनीत, कल कल क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्यों नहीं जुड़ पाए थे? अच्छा, नहीं बाकी सारे लोग तो जुड़े थे कल, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम रही होगी। हाँ चलो, और इलाहाबाद में सब ठीक ठाक है? कोरोना के केसेस तो बढ़ते चले जा रहे हैं इलाहाबाद में, सुन रहे हैं। तो आप लोग कहाँ पर हो, किस जगह पर? ये कैलाशपुरी किधर पड़ती है? अच्छा, गोविंदपुर। तो गोविंदपुर पूरा सेफ जोन है कि नहीं? अच्छा अच्छा। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पूरी तरह से फ्री नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अभी 2-3 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था टीडीटी का, इंग्लिश का। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, जब बोर्ड ने पूछा, कुछ एक से एडजेक्टिव पूछ लिया था, तो पहले मेरे पास सब फ़ोन करके बताए थे, सर आप वाला बताएंगे कि बुक वाला बताएंगे? हमने कहा है मेरा बताना, डर काहे रहे हो? तो पूछ लिया गया एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, तो सारे लोगों ने एडिटम टू एडजेक्टिव्स और वर्बम बताया, पूरा बोर्ड ही चौंक गया था। फिर बोर्ड पर जा कर के सब समझाए, बस इसी पर पूरा इंटरव्यू ही ख़त्म कर दिया और थैंक यू कहते हुए बाहर भेजे। सब बड़े प्रसन्न थे। फिर चलो ठीक है विनीत, अब की बार आप मेहनत करो, निकालो सभी लोग। सौरभ जुड़े हैं कि नहीं? हेलो, कैसे हैं? हाँ जी, कैसे हैं? नीलम, अच्छा नीलम कैसी है? हेलो, अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, और कुछ लोग जो है नहीं अभी जुड़ पा रहे हैं तो देर नहीं किया जाए। आज रोमांटिक एरा के लास्ट राइटर की चर्चा कर ली जाए थोड़े में। और हाँ, कल मैं आपको लैंग्वेज का टेस्ट पेपर सेंड नहीं कर पाया था, टाइपिस्ट घर पर नहीं था, मैं गया था और भेंट नहीं हो पाई। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं कोशिश करता हूँ कि जो कहता हूँ उसको पूरा किया जाए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। हाँ, कुछ चीज़ें जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसमें आदमी हेल्पलेस हो जाता है। तो अगर वो ज़्यादा नखरे दिखाएगा तो आप लोग परेशान ना होइए, मैं हाथ से ही लिख करके इतना बढ़िया कोशिश करूँगा, पूरी क्लैरिटी और पूरी लेजिबिलिटी हो, ताकि आप लोग पढ़ सकें। और जो टेस्ट पेपर आपके पास जाएगा उसका दूसरे दिन, चाहे हमको 2 बार जुड़ना पड़े, उसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर का डिस्कशन अगर पेंडिंग रह जाता है तो फिर वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर अमिस्ड हो जाया करता है। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहें। और आप लोगों ने टेस्ट फीस डिसाइड कर लिया होगा, आप लोगों के ऊपर मैंने छोड़ा था। आज फिर आप लोग जो है, जैसे ही सेशन समाप्त हो, आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलें। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ जी, बोलें। चलिए ठीक है, हम 2-1 लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, आप लोगों के संगी साथी से, फिर उसके बाद जो है हम डिक्लेयर कर देंगे। खैर, वो तो बात की बात है बेटा, सिलेबस जो है पूरा होना चाहिए।
और सिलेबस पूरा ही नहीं, मेरा उद्देश्य पूरा सिलेक्शन है। और यही टारगेट आपका भी होना चाहिए कि आप लोग सिलेक्शन के लिए जुड़े हैं, सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और जितना ही आप जान लें, अनगिनत ज़िंदगियाँ आपको मिलती रहें, फिर भी नॉलेज किसी का पूरा नहीं होता है। फिर भी आप नॉलेज के लिए फिर बाद में भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए सिलेक्शन ले लेना। तो मैंने कहा कि आज फर्स्ट रोमांटिक जनरेशन के लास्ट राइटर की आज चर्चा की जाएगी, वो है वाल्टर स्कॉट। तो वाल्टर स्कॉट को शायद क्लोज पर बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं साइड में हटता हूँ थोड़ा सा। वाल्टर स्कॉट को द प्रोज शेक्सपियर कहा गया है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना मित्रों कि जो आप बोर्ड पर मैटर लिखा हुआ पाते हैं वो एकदम कम्पैक्ट होता है, एक भी शब्द फालतू के इधर उधर नहीं रहते हैं। और नोट्स का मतलब ही यही होता है कि अनावश्यक जो है रिडेंडेंस नहीं होना चाहिए, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और बेकार के शब्द नहीं, वर्बासिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कम्पैक्ट मटेरियल होना चाहिए। वाल्टर स्कॉट को द प्रोज शेक्सपियर कहा गया है। अंग्रेजी साहित्य के विद्वानों ने एक मत से वाल्टर स्कॉट को प्रोज शेक्सपियर कहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शेक्सपियर इन प्रोज एक और को कहा गया है, बता सकते हैं आप लोग? आप लोग कोशिश करें। द प्रोज शेक्सपियर वाल्टर स्कॉट को कहा गया है, और शेक्सपियर इन प्रोज किसको कहा गया है? नहीं, बेन जॉनसन तो जो है वो ड्रामेटिस्ट रहा है, और एलिजाबेथन एरा में अगर शेक्सपियर के बाद नाटक के क्षेत्र में कोई नाम आता है तो बेन जॉनसन का। मैं लिख दे रहा हूँ डिकेंस। Dickens is called शेक्सपियर इन प्रोज। ये याद रखिएगा, पूछा गया है, शेक्सपियर इन प्रोज। अब ये भी जानना जरूरी है कि द प्रोज शेक्सपियर वाल्टर स्कॉट को क्यों कहा गया। तो कज़ानिया का स्टेटमेंट है, मैं ये लिख दूँ यहीं पर नीचे, फिर इसके बाद आगे की चर्चा हो। What Shakespeare did, what Shakespeare did for mankind, what Shakespeare did for mankind, the same thing Scott did for knights and women of medieval age. He caught their true reflection. He caught their true reflection as mirror. ये कज़ामिया का स्टेटमेंट है। कि शेक्सपियर ने जो काम संपूर्ण मानव जाति के लिए किया, ठीक उसी तरह का काम स्कॉट ने मध्यकालीन नाइट्स और मध्यकाल की औरतों के साथ किया, और उनके वास्तविक इमेज और रिफ्लेक्शन को जिस तरह से आईना सारी चीज़ें कैद कर लेता है, ठीक उसी तरह को
उसी तरह का रिफ्लेक्शन मध्यकालीन नाइट्स और औरतों का स्कॉट की रचनाओं में मिलता है। इसीलिए स्कॉट को द प्रोज शेक्सपियर कहा गया है। बात समझ में आई? अब जब शेक्सपियर को उठाया जाएगा तो कुछ बड़े दिलचस्प फैक्ट शेक्सपियर के बारे में, हाँ इतना जरूर भरोसा दूंगा कि शेक्सपियर को करीब 15 दिन तक, 15 से 20 दिन तक चलेगा और फिर आपको शेक्सपियर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का दावा नहीं, मैं आपको भरोसा देता हूँ। खैर, अब एक चीज और भी है कि ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक एरा द टू ट्रेंड्स ऑफ रोमांटिक लिटरेचर वर रिप्रेजेंटेड। अगर पूरे रोमांटिक दौर के साहित्य की बात की जाए, चाहे वो फिक्शन की बात की जाए या फिर गद्य की बात की जाए या पद्य की बात की जाए, तो मुख्यतः साहित्य की दो धाराएं साथ साथ बही थी। तो पहली धारा और काव्य धारा का अगर प्रतिनिधित्व करने की बात की जाए तो उसको दो लोगों ने किया था। द फर्स्ट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। जहाँ तक साहित्य के काव्य धारा की बात है, उसका प्रतिनिधित्व दो लोगों ने किया था, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने। एंड द सेकेंड ट्रेंड ऑफ लिटरेरी, द सेकेंड ट्रेंड of romantic generation was represented by Walter Scott. Reason, he introduced gothic element and adventure. तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो पूरे रोमांटिक दौर के साहित्य का अगर दो धाराओं की बात की जाए तो पहली काव्य धारा थी और दूसरी जो है गद्य धारा थी। इन दोनों धाराओं का प्रतिनिधित्व, काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो कवि थे, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। और जहाँ तक गद्य साहित्य की बात की जाए और विशेष तौर से अगर गोथिक एलिमेंट की और एडवेंचरस जर्नी की बात की जाए, एडवेंचरस डीड की बात की जाए, तो इसका प्रतिनिधि राइटर रहा है वाल्टर स्कॉट। स्कॉट वॉज बॉर्न इन 1771, ही डाइड इन 1832। और एक चीज ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फालतू की एक भी सूचना आपके पास न पहुँचे। ये प्रश्न पूछा गया है जब नेट में 2 पेपर हुआ, 3 पेपर हुआ करते थे, तो थर्ड पेपर में इसके ऊपर लिखने को आया था। तब डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। कुछ क्वेश्चन जो 20 वर्ड्स में हुआ करते थे और जो लॉन्ग कंपोजिशन टाइप होते थे वो 80 वर्ड्स में। तो ये 20 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा गया था प्रश्न। और प्रश्न भी मैं बता दूं कि ड्यूरिंग रोमांटिक एरा टू ट्रेंड्स ऑफ लिटरेचर वर रिप्रेजेंटेड, दे वर, और इसके ऊपर 20 शब्दों में लिखना था, तो उत्तर यही था। खैर, स्कॉट स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज ए पोएट। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अपने साहित्यिक करियर या जीवन की शुरुआत किस रूप में स्कॉट ने शुरू किया था। तो पोएट के रूप में, एज ए फिक्शनिस्ट, एज ए ड्रामेटिस्ट और एज एन एसेइस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्कॉट स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोएट एंड रोट 2 लॉन्गर पोएम्स, मरम्यून एंड लेडी ऑफ लीफ। ये दोनों रचनाएं उसकी जो है लंबी रचनाएं हैं। तो साहित्यिक जीवन की शुरुआत उसने कवि के रूप में किया था। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लॉन्गर पोएम्स, he also composed 2 fine ballads, लेडी ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल। मिन्स्ट्रेल कहते हैं गायक को या कवि को। लेडी ऑफ लास्ट मिन्स्ट्रेल, और उसका दूसरा बैलेड है मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर। मिन्स्ट्रेल्सी मीन्स होता है गीत, मिन्स्ट्रेल्सी ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, ये 2 उसके जो है प्रसिद्ध बैलेड हैं। आप अगर नोट कर लिए हों तो मैं इसको मिटाता चलूँ। नोट कर लिए हों तो मैं इसको मिटा दूँ।
सारे लोग नोट कर लिए हैं। अब आगे मैं नोट करते जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लें। When Scott realized that he was not doing justice with poetry, he skipped over to fiction writing. अंततः जब स्कॉट को इस बात का एहसास हुआ कि वह कविता के प्रति न्याय नहीं कर पा रहा है, या जब उसने ये देखा कि उसके भीतर एक पोएटिक इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, तो वह तुरंत फिक्शन लेखन की ओर मुड़ गया। आजकल के कवियों की तरह जो छोटे मोटे कवि होते हैं, मंच पर जाकर के कुछ कविता कुछ गज़ल पढ़ देते हैं, इस तरह के पहले के कवि नहीं हुआ करते थे। वो वास्तव में साहित्य के प्रति न्याय किया करते थे, साहित्य को जीते थे, साहित्य को ओढ़ते और बिछाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा बहुत अगर किसी को कुछ तो बंदी कर लेता है तो अपने आप को कवि कहना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब स्कॉट को ये पता चला, उसने अंतर्मंथन किया और उसको इस बात की अनुभूति हुई कि कविता के प्रति जो जिस तरह का न्याय होना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तब वो जो है फिक्शन लेखन की ओर मुड़ गया। First he wrote romance. पहले उसने जो है रोमांस को लिखा और इसके फेमस रोमांस हैं His famous romance are, उसका पहला रोमांस है डियर वेवरली। और दूसरा उसका रोमांस है ब्राइड ऑफ लेमरमूर। और तीसरा उसका रोमांस इवानहो। मोस्ट फेमस वन। और उसका लास्ट रोमांस है द हार्ट ऑफ मिडलोथियन। क्या कर रहे हो? द हार्ट ऑफ मिडलोथियन। ये उसके चार जो है रोमांस हैं। और इसके बाद उसने कुछ ऐसे रोमांस लिखे थे जिसमें ब्रिटेन का इतिहास समाहित था। मिटानो इसको। His two famous
historical romance pertaining to history of Britain. Pertaining to the history of Britain, उसके दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक रोमांस भी हैं, खासतौर से और ब्रिटेन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। वो हैं कैलिनबर्ग और दूसरा है तलिस्मान। ये दूसरे जो ब्रिटेन के ऐतिहासिक रोमांस हैं। अब एक चीज ये पूछा गया है कि आखिर वाल्टर स्कॉट को फर्स्ट जनरेशन के पोएट के रूप में क्यों इंक्लूड किया गया है, जबकि उसकी पूरी की पूरी प्रसिद्धि रोमांस लेखन के लिए जानी जाती है। तो उसको जो है कवि के रूप में क्यों इंक्लूड किया गया है, तो नोट कर लें। स्कॉट इज प्लेस्ड एज पोएट ऑफ फर्स्ट जनरेशन, poet of first generation of romantic era, because he contributed ballads to the poetry of romantic era. ये शार्ट में वाल्टर स्कॉट समाप्त होते हैं और इसी के साथ आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं रोमांटिक एरा के यंगर जनरेशन। मिटा दे रहे हैं। हेडिंग डालने यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन को सेकंड जनरेशन भी कहा गया है। Writers and poets, romantic era। तो जिसमें पहले यंगर जनरेशन का जो पहला कवि था वो बायरन था। लॉर्ड बायरन। born in 1788
लंदन। He was son of profligate father. He was son of profligate father and hysteric mother. Since his childhood, he possessed nomadic and Bohemian trait, reckless to his settled career. (1788) में लंदन में बायरन का जन्म हुआ था और एक प्रोफ्लिगेट कहते हैं अत्यंत खर्चीले स्वभाव वाला। उसका पिता अत्यंत खर्चीले स्वभाव वाला व्यक्ति था और माता हिस्टीरिया की पेशेंट। बचपन में उसके भीतर